नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं मीना राम सैनी हिकेटियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई देरी के लिए आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिकेटियस एकेडमी का ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो BSTC कोर्स को लेकर के चला है। BSTC कोर्स से स्टार्ट किया गया है और इस BSTC कोर्स के पीछे हमारा खास मकसद और इस BSTC कोर्स की खास विशेषता जो है वो मैं आपको बताता हूँ। द हिकेटियस एकेडमी द्वारा संचालित BSTC कोर्स के समस्त कंटेंट पेड कोर्स की तरह प्रॉपर तरीके से उपलब्ध करवाए जाएंगे और यह जो कोर्स होगा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। संस्था की मूल विचारधारा जो है वो रहेगी कि बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करवाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पूर्व के वीडियो से आपको विदित है कि BSTC पेपर पैटर्न जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है और उन 4 भागों में से जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान जो है उसमें से कहाँ से कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन सब फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जानकारी, राजस्थान की जिक्के, और राजस्थान की जिक्के के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान के तहत राजस्थान के भूगोल का अध्यापन आपको मेरे द्वारा करवाया जाएगा। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत BSTC एग्ज़ाम में शामिल अगर टॉपिक्स की बात करें तो उन टॉपिक्स को यहाँ मेंशन किया है मैंने, और इन टॉपिक्स के अंतर्गत सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान की अवस्थिति की, राजस्थान के विस्तार की, राजस्थान के आकार की, राजस्थान के क्षेत्रफल और सीमा रेखाओं की, राजस्थान के चारों तरफ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, राजस्थान की सीमा कौन से देश को स्पर्श करती है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय में। नेक्स्ट इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है वो देखने में किस प्रकार का दिखाई देता है, उसका उच्चावचीय स्वरूप जो है वो किस प्रकार का रूप लिए हुए है। तो इसके अंतर्गत यहाँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पर्वत, पठार, मैदान या राजस्थान का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है, इन सब बातों की चर्चा हम किसके अंतर्गत करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है इसके अंतर्गत राजस्थान अफवाह तंत्र, और राजस्थान अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो टॉपिक शामिल हैं वो नदियाँ और झीलें। नदियाँ और झीलों को लेकर के चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से बहते हुए कहाँ उसका समापन माना जाता है, उस नदी के ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं, उन बांधों की विशेषताएं क्या हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम किस में करेंगे, राजस्थान अफवाह तंत्र में। और राजस्थान अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही यहाँ पर झीलों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में झीलों के टाइप्स कितने हैं, 2 प्रकार की मानी गई है, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, तो उन सभी झीलों के ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान कृषि एवं हरित क्रांति। राजस्थान कृषि और हरित क्रांति की बात करें तो आप सभी को मालूम है राजस्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कृषि जो है सामान्य से उच्च स्तर की तरफ की जाती है। राजस्थान के अंतर्गत कृषि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल कहाँ पर अधिक उगाई जाती है, कहाँ पर कम पैदावार देती है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हरित क्रांति जो है, इस हरित क्रांति के बारे में भी बात करेंगे कि राजस्थान में हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में अपना क्या योगदान दिया
उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है अपना राजस्थान में पशुधन। राजस्थान में पशुधन के बारे में चर्चा करेंगे कि पशुधन संख्या राजस्थान में टोटल कितनी है, राजस्थान में पशु गणना जो है वो कब की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इन सब बातों का अध्ययन करते हुए जो पशुधन यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है उसकी संख्या, उनके आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना राजस्थान का उद्योग। राजस्थान के उद्योग की बात करें तो राजस्थान पहले उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज वर्तमान में धीरे धीरे उद्योगों के विकास को लेकर के यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और वहाँ राजस्थान के उद्योग में भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना राजस्थान परिवहन। राजस्थान परिवहन की बात करें तो जैसा आपको मालूम है राजस्थान के परिवहन के प्रकार जो है वो कितने हैं, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इन सभी परिवहन के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन परिवहन के प्रकारों में किस प्रकार से उन परिवहन के प्रकारों को विकसित किया गया, उनमें विकास किया गया, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना राजस्थान की सिंचाई परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजना। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान में कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि राजस्थान में बारिश जो है वो बहुत कम हो पाती है या ना के बराबर होती है, इस कारण से सिंचाई व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है। और जैसा कि सिंचाई व्यवस्था या बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो वो किससे संबंधित है? राजस्थान के अपवाह तंत्र अर्थात नदियों एवं झीलों से संबंधित है। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक के अंतर्गत मूल रूप से मुख्य रूप से इसमें IGNP परियोजना जो है राजस्थान की, उस IGNP परियोजना के बारे में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना राजस्थान में वन संपदा एवं वन्य जीव। राजस्थान में वन संपदा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है। तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन वनों में पाए जाने वाले, निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना राजस्थान खान एवं खनिज संपदा। राजस्थान खान एवं खनिज संपदा के अंतर्गत राजस्थान में खनिजों की खानों के बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण खानों की बात करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों के प्रकारों की बात करेंगे। कौन सा खनिज राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, उस खनिज के बारे में यहाँ पर हम एक एक खनिज का जो टॉपिक है, एक खनिज जो है उसको लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है राजस्थान ऊर्जा संसाधन। राजस्थान ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में ऊर्जा संसाधन जो है दो प्रकार के माने जाते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन, एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो पुराने समय से जो संसाधनों का उपयोग हम करते आ रहे हैं उन संसाधनों को परंपरागत संसाधन कहा जाता है। और गैर परंपरागत संसाधनों की बात करें तो आज हाल ही में कुछ सालों में जिन खनिजों की खोज की गई है, जिन रिसोर्सेज की खोज की गई है, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से संबोधित करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण संसाधन जिसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा के नाम से संबोधित करते हैं। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन की यदि हम बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान संपूर्ण भारत में एक अपना अलग स्थान रखता है, क्योंकि राजस्थान में राजस्थान की कला संस्कृति देखिए, राजस्थान के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बात करें या प्राकृतिक परिदृश्य के बारे में बात करें, हर क्षेत्र में राजस्थान जो है यहाँ पर्यटन में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना वो है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत राजस्थान में कौन से दिशा में, दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उत्तर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पूर्व और पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ जलवायु के तहत चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है उसको बोलते हैं राजस्थान
की मृदा मिट्टी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, उस मृदा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो यौगिक जो कारक हैं उन कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत राजस्थान की जो जनगणना है वो कैसे की जाती है, कब कितने समय के अंतराल पे की जाती है, उसमें कौन कौन से तत्व जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत जैसे महिला संख्या की बात करेंगे, पुरुष संख्या की बात करेंगे, बच्चों की संख्या की बात करेंगे, साक्षरता भी इसमें शामिल करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हुए राजस्थान की जनसंख्या का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत जो एक ज्वलंत मुद्दा है वो है लिंगानुपात का। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात के मामले में राजस्थान में या अदर स्टेट की बात करें तो सभी में ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है और उसके ऊपर चर्चा का विषय ये बना रहता है। तो इस के अंतर्गत हम राजस्थान जनसंख्या के अंतर्गत अब इन सभी कारकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो अब इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर जो इन सभी टॉपिकों में से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी जो है, उस ज्योग्राफी का जो मेन फाउंडेशन जो है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो आइए परिचर्चा करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय की। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अवस्थिति की। अवस्थिति मतलब लोकेशन। राजस्थान की अवस्थिति जो है उस अवस्थिति को लेकर के यदि सवाल बने तो उसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति अवस्थिति की बात करें तो हम बताएंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यदि यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा देखिएगा घुमा करके पूछा जाए तो यहाँ सवाल में भारत की लोकेशन के अलावा यहाँ गोलार्ध को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध की यदि हम बात करें तो राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है उसको हम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। देखिएगा भूमंडल पर पृथ्वी पर गोलार्धों की चर्चा करें तो गोलार्ध कितने होते हैं बच्चों? 4 गोलार्ध होते हैं। उन गोलार्धों की चर्चा करें तो देखिएगा यहाँ ये आपका ग्लोब और इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है और इस लाइन को यहाँ पर बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और इसी का यहाँ पर दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। यहाँ पर ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश वाली, ये क्या करती है इस पृथ्वी को या इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के ऊपर वाला जो भाग है इस भाग को तो यहाँ पर बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो एक गोलार्ध तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। दूसरे गोलार्ध की बात करें तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसके नीचे का भाग जो है इस भाग को यहाँ पर बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो दूसरा गोलार्ध कौन सा हो गया बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से इस ग्लोब या इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से एक और रेखा बनी हुई है और इस रेखा को यहाँ पर बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। और इस 0 डिग्री देशांतर के यदि अन्य नामों की बात करें तो इस रेखा को यहाँ पर ग्रीनविच रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब ये जो रेखा है ये रेखा भी क्या कार्य कर रही है? इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को वही 2 भागों में बांट रही है। इस रेखा से इधर वाला हिस्सा यानी कि पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा जो है ये तो क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। और इस रेखा से पूर्व की तरफ वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर कितने गोलार्ध हो गए बच्चों? 4। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध।
तो यहाँ पर अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान जो है वो आपको पता है भारत देश में स्थित है, और भारत देश की लोकेशन यहाँ पर गोलार्ध के आधार पर बात करें तो मानी जाती है यहाँ। अब देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है, ये 4 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 हिस्से में से ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ बोला जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर भारत की लोकेशन कौन से गोलार्ध में हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है आपको विदित है भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। अब उत्तर पश्चिमी दिशा में है तो यहाँ पर देखिएगा ये रेड सिंबल से मैं एक सर्किल बना करके बता रहा हूँ, ये है अपना राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह से देखिएगा बच्चों, राजस्थान की लोकेशन, उसकी अवस्थिति आपको मालूम हो गई। भारत के संदर्भ में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, और यदि गोलार्ध से संबंधित क्वेश्चन हो, गोलार्ध में इसकी अवस्थिति की बात करें तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहां राजस्थान स्थित माना जाता है। अब इसके पश्चात देखिएगा हम यहां पर बात करेंगे इसके आकार की। ये तो क्या होगी? इसकी अवस्थिति। अवस्थिति के पश्चात अब हम बात करेंगे यहां पर राजस्थान के आकार की। आकार के बारे में चर्चा करें तो जब आप मैप में देखते हैं राजस्थान का जो मानचित्र है उसको, तो उस मैप में उसकी आकृति जो है आपको लगभग पतंग के जैसे दिखाई देती है। इस तरह की आकृति में राजस्थान जो है वो आपको मैप में दिखाई देगा। ये आकृति जो है राजस्थान की आपको दिखाई देगी। इस तरह की आकृति में राजस्थान आपको मैप में दिखाई देगा। तो ये जो आकृति है देखने पर कैसी दिखाई दे रही है? पतंग के जैसी। तो इस कारण से राजस्थान की आकृति जो है, उस राजस्थान की आकृति के बारे में बताया गया कि यह कैसी दिखाई देती है? पतंगाकार प्रकार की। कैसी है? पतंगाकार प्रकार की आकृति। दूसरा यहाँ पर देखिएगा इसकी आकृति को लेकर के बताया गया है कि राजस्थान जो है इसकी आकृति विषम चतुर्भुजाकार मानी जाती है। तो यहाँ पर इसकी राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुजाकार भी और पतंगाकार भी। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी आकृति के लिए बोला गया है कि यह किस प्रकार की आकृति का है? रोम्बसाकार आकृति का है। तो यहाँ पर ये तीनों शब्द जो हैं राजस्थान की आकृति को, राजस्थान के आकार को इंडिकेट करते हैं कि इनकी आकृति किस प्रकार की है? पतंगाकार प्रकार की, विषम चतुर्भुजाकार प्रकार की, रोम्बसाकार प्रकार की। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका बनता है आकार को लेकर के, वो ये बनता है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान को पतंगाकार, विषम चतुर्भुजाकार और रोम्बसाकार इन नामों से किस विद्वान द्वारा संबोधित किया गया? तो यहाँ पर हम बात करें उन विद्वानों की, तो एक विद्वान जो है उन विद्वान का नाम है T.H. हैंडले, एवं दूसरे विद्वान जो है उनको यहाँ पर बोला जाता है एल्फ्रेड वेगनर। T.H. हैंडले और एल्फ्रेड वेगनर जो भूगोलवेता हुए, उनके द्वारा राजस्थान को इन आकृतियों का बताया गया। इस प्रकार की आकृति यहाँ पर राजस्थान की बताई गई। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन विद्वानों के द्वारा यहाँ पर राजस्थान को इन नामों से संबोधित किया गया। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें राजस्थान के सामान्य परिचय में, उसको हम बोलते हैं विस्तार। विस्तार या एक्सटेंट। विस्तार की बात करें, फैलाव की बात करें, तो यहां पर राजस्थान के विस्तार के बारे में हम 3 तरीकों से यहां पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो तरीका है, उस तरीके के अंतर्गत राजस्थान के
उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक का जो विस्तार है उस विस्तार को लेकर के चर्चा करेंगे। मतलब उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, पश्चिम से और पूर्व तक राजस्थान की चौड़ाई जो है वो कितनी है। तो एक तरीका राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई को लेकर के, दूसरा तरीका जो है विस्तार में वो है राजस्थान के अंतिम क्षेत्र पर, अंतिम बिंदु पर स्थित गांव, कि जैसे राजस्थान की उत्तरी सीमा समाप्त होती है तो कौन सा गांव वहां पर स्थित है, कौन सी तहसील में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। इसी तरह से दक्षिणी बिंदु पर कौन सा है, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु पर कौन से गांव स्थित हैं, उन गांवों के बारे में, उन गांवों के अंतिम स्थान के बारे में चर्चा करते हुए उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा विस्तार को लेकर के जो चर्चा करेंगे वो है अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। तो देखिएगा, बात करते हैं हम राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान का फैलाव, उसका एक्सटेंट जो है वो कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिएगा, एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन मैंने ये बनाई। यहाँ पर ये जो अंतिम सिरा इस लाइन का दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हम लंबाई और चौड़ाई को लेकर के बात कर लेते हैं कि राजस्थान जो है वो उत्तरी बिंदु से और दक्षिणी बिंदु तक कितने किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान की उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर यहाँ इसकी दूरी मानी जाती है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी मानी गई है, 826 किलोमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पर पश्चिम और पूर्वी बिंदुओं के बीच दूरी अंतराल की बात करें तो यहाँ पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक जो राजस्थान की लंबाई मानी जाती है वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के बीच यहाँ पर इसका विस्तार माना जाता है। तो ये तो हो गया लंबाई और चौड़ाई के आधार पर राजस्थान का विस्तार। दूसरा जो तरीका है वो है यहाँ पर इसके अंतिम बिंदुओं को लेकर के। और अंतिम बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दक्षिणी बिंदु की। देखिएगा, जैसे हम जमीन से पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, बोर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बोर करते हुए अपन बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का जो अंतिम क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर यहाँ एक गांव स्थित है और उस गांव को यहाँ पर बोला जाता है बोरकुंड। क्या कहते हैं इसको, बोरकुंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो बोरकुंड गांव जो है ये कौन सी तहसील में स्थित है, तहसील की बात करें तो यहाँ पर कुशलगढ़। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील। और जिले की बात करें तो जिला जो है बांसवाड़ा। जिला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु जो है बोरकुंड को माना जाता है, जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थात इस बिंदु के पश्चात राजस्थान का विस्तार, दक्षिणी विस्तार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात देखिएगा, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड से हम उत्तर की तरफ जब चलते हैं, उत्तर की तरफ चलते हुए कोने में जैसे हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के अंतिम उत्तरी बिंदु, अंतिम उत्तरी क्षेत्र पर यहाँ एक गांव स्थित है और इस गांव को यहाँ पर बोला जाता है कोणा गांव। किस नाम से जाना जाता है इसको, कोणा गांव के नाम से संबोधित करते हैं। और ये जो गांव है ये कौन सी तहसील में स्थित है, तो तहसील के को भी यहाँ पर कोणा तहसील के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, कोणा तहसील। जिले की बात करें तो जिला कौन सा है यहाँ पर, श्री गंगानगर। तो यहाँ पर राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा हो गया, कोणा गांव, कोणा तहसील, श्री गंगानगर। अर्थात इस गांव के पश्चात राजस्थान का जो उत्तरी विस्तार है वो समाप्त हो जाता है। यहां आकर के इसकी सीमा, उत्तरी सीमा जो है समाप्त। तो यहां दक्षिणी और उत्तरी ये दोनों बिंदु हमारे सामने हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर इन दोनों को लेकर के कि दक्षिणी बिंदु या अंतिम गांव कौन सा है राजस्थान का, बोरकुंड। उत्तरी अंतिम गांव कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर आप देंगे कोणा गांव। अब इसी तरह से देखिएगा यहाँ हम बात करें पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं की, तो पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं की यदि हम बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग पर कौन सा जिला स्थित है, आप सभी को मालूम है, जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में यहाँ पर अंतिम बिंदु पर एक गांव स्थित है और उस गांव को यहाँ पर बोला जाता है कटरा गांव। और कटरा गांव जो है ये कौन सी तहसील में स्थित है, सम तहसील में। और सम तहसील जो है ये कौन से जिले में शामिल है, जैसलमेर में। कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। तो यहाँ पर राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव या अंतिम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जो है अंतिम पश्चिमी बिंदु माना जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु में देखिएगा यहाँ ये जो पूर्वी बिंदु है, इस पूर्वी बिंदु पर राजस्थान का अंतिम गांव कौन सा स्थित है, तो देखिएगा यहाँ सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, और धौलपुर जिला। तो चारों अंतिम बिंदु आपके सामने स्थित हैं, आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बार शुरू से चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अंतिम बिंदु या उत्तरी अंतिम गांव कोणा गांव, जो कि कौन से जिले में है, श्रीगंगानगर में। दक्षिणी अंतिम गांव या बिंदु बोरकुंड, कुशलगढ़, और कौन से जिले में है ये, बांसवाड़ा में। इसी तरह से पश्चिमी अंतिम बिंदु की बात करें कटरा गांव, जो कि सम तहसील में है और कौन से जिले में शामिल है ये, जैसलमेर में। और अंतिम पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, जो कि कौन से जिले में स्थित है, धौलपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ये हो गया यहाँ पर दूसरा तरीका विस्तार का। अब थर्ड टाइप की यदि हम बात करें विस्तार को लेकर के तो वो है यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जैसा कि आपको विदित है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। अर्थात इन रेखाओं को आप धरातल पर कहीं बना हुआ नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं और धरातल पर आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गई 10 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये 20 डिग्री की अक्षांश रेखा। ऐसा नहीं है, आपको धरातल पर कहीं बनी हुई दिखाई नहीं देगी। ये रेखाएं आपको सिर्फ मानचित्र में दिखाई देंगी और इन्हीं रेखाओं के आधार पर चाहे कोई जिला हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, उनके शुद्ध मानचित्र बनाए जाते हैं। बिना इन अक्षांश देशांतर रेखाओं की मदद के शुद्ध मानचित्र आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर ये काल्पनिक रेखाएं जो हैं, इन काल्पनिक रेखाओं के आधार पर यहाँ राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अक्षांश रेखा यानी कि अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। और अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत देखिएगा दक्षिणी बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बोरकुंड। शाबाश, बोरकुंड गांव, यहां से इसका दक्षिणी विस्तार राजस्थान का स्टार्ट होता है। कितने डिग्री से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिएगा बच्चों, हमने यहां पर एक शब्द लिखा है उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा हमने, जबकि राजस्थान का तो कौन सा स्थान है, ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी क्षेत्र है। तो यहां पर हमें दक्षिणी अक्षांश लिखना चाहिए था, नहीं, यहां पर हमने उत्तरी अक्षांश लिखा क्योंकि देखिएगा ग्लोब के आधार पर अभी हमने इसकी अवस्थिति की बात की थी। तो राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, अभी आपने पढ़ा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात करें, फॉर एग्जांपल ये राजस्थान है आपका,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर जो हम अक्षांश रेखा की गणना कर रहे हैं, इस 23 डिग्री 3 मिनट की बात कर रहे हैं, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। ये जो रेखा है ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को दर्शा रही है, दक्षिणी अक्षांशीय स्थिति को। तो यहां से ये रेखा कितने डिग्री की? 23 डिग्री 3 मिनट की अक्षांश रेखा जो है गुजर रही है। अब देखिएगा यहां पर हमने उत्तरी अक्षांश लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि ये रेखा कौन से गोलार्ध से गुजर रही है? उत्तरी गोलार्ध से गुजर रही है, क्योंकि ये भाग जो है ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ उत्तरी अक्षांश का उपयोग किया। अब जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ चलेंगे, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ चलेंगे और बिल्कुल इसके अंतिम बिंदु पर जैसे हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये एक और अक्षांश रेखा है जो इस बिंदु को इंडिकेट करती है, कोणा गांव वाले स्थान को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर ये जो इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर भी हम उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे क्योंकि ये भी उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत ही होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे देशांतरीय रेखाओं की, और देशांतरीय रेखाओं की चर्चा करें तो देशांतर रेखा देखिएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पश्चिमी बिंदु से, और पश्चिमी बिंदु जो है, इस पश्चिमी बिंदु पर जो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं उस देशांतर रेखा को यहाँ पर कितने डिग्री की बोला जाता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब देखिएगा फिर से वही सवाल सामने है कि ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है, तो यहाँ पर हम पूर्वी शब्द क्यों उपयोग में ले रहे हैं, पूर्वी देशांतर क्यों लिख रहे हैं? इसका भी वही सरल सा आंसर, जिस प्रकार से ये दक्षिणी बिंदु था राजस्थान का लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तरी अक्षांश शब्द का उपयोग किया, उसी प्रकार से राजस्थान का ये बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, इस देशांतर रेखा को यहाँ पर हम कितने डिग्री की बोल रहे हैं? 69 डिग्री 30 मिनट का। 69 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा जो है वो गुजर रही है यहाँ से, दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर ये रेखा जो है कौन से गोलार्ध से गुजर रही है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी हमने, पूर्वी गोलार्ध से गुजर रही है। तो ये रेखा पूर्वी गोलार्ध से गुजर रही है, इसी कारण से यहाँ पर हमने इस देशांतरीय विस्तार के साथ पूर्वी देशांतर शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट, यहाँ इसका जो पूर्वी बिंदु है, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर वाला, यहाँ पर इसकी देशांतरीय स्थिति की बात करें, यानी कि कितने देशांतर तक राजस्थान जो है धौलपुर तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार माना जाता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं वापस से। यहां देखिएगा सामने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहां पर हम बोलेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो देशांतरीय विस्तार इसका हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब देखिएगा ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं और इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करें
कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर इस अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को लेकर के बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यहां से यहां तक हमने इसका अक्षांशीय विस्तार पढ़ा। अब यहां सवाल ये आता है कि ये जो अक्षांशीय विस्तार है और ये जो अक्षांशीय विस्तार है, इन अक्षांशीय विस्तार में यहां अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और यहां देशांतरीय विस्तार में देशांतर रेखा कितनी है। तो यहां पर इन दोनों का अंतराल ज्ञात करने के लिए 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट जो है वो घटा देंगे। तो घटाने पर देखिएगा 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ लिखेंगे हम, इसके बाद 23 डिग्री और 3 मिनट, 12 में से 3 गए, कितने बच गए? 9 बच गए। और डिग्री की बात करें यहाँ पर तो 30 डिग्री में से यदि 23 डिग्री हम घटाते हैं तो कितने डिग्री का अंतराल आ गया यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार? 7 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार। अर्थात राजस्थान कितने अक्षांश रेखाओं में फैला हुआ है, ये प्रश्न बनेगा यहाँ पर। तो राजस्थान कितनी अक्षांश रेखाओं में फैला हुआ है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में फैला हुआ है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं कि राजस्थान कितनी देशांतरों में फैला हुआ है, या राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं या पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ हम 78 17 में से 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट जो है वो लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 17 में से 30 नहीं घटेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक हासिल लेंगे, यहाँ से इधर 1 डिग्री उठ के आएगा, तो 1 डिग्री का मतलब यहाँ 60 मिनट इधर प्लस होंगे। अब 60 मिनट 17 मिनट में प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 77 मिनट। अब इन 77 मिनट में से 30 हम यहाँ पर लैप्स करते हैं तो कितने मिनट शेष बच गए? यहाँ पर 47 मिनट। अब यहाँ पर कितने डिग्री बचे? 77 डिग्री बचे, क्योंकि 78 में से 1 हम हटा देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बच गया? 77 डिग्री। तो 77 डिग्री में से यहाँ 69 डिग्री हम घटाते हैं तो कितने डिग्री आता है? 8 डिग्री आता है। तो देखिएगा देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री का हुआ? 8 डिग्री 47 मिनट का हुआ। मतलब राजस्थान का जो फैलाव है, राजस्थान जो है वो कितनी देशांतर में फैला हुआ है, या राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो कितनी देशांतर रेखाएं बनी हैं? 8 डिग्री 47 मिनट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे क्षेत्रफल, सीमा रेखाएं, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हुए इस राजस्थान के सामान्य परिचय को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।